हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं या जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, हम उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। और हमें ये जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे भारत का संविधान किस तरीके से बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये जो एक पिक्चर नज़र आ रही है, बेसिकली ये पिक्चर है 9 दिसंबर की। कब की है? 9 दिसंबर की, 9 दिसंबर 1946 की। अब ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? इस डेट में क्या होता है कि संविधान सभा की सबसे पहली मीटिंग की जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में होती है। और ये पिक्चर जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट मीटिंग की ही एक पिक्चर है। ये आपके सामने खड़े हैं नेहरू जी और ये बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कैसे हमें संविधान सभा बनाने की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेब्लिश करने की परमिशन मिली। क्योंकि हमारे ऊपर तो ब्रिटिशर्स का राज था ना, काफ़ी सालों से ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे कब्जा करके बैठे हुए थे। तो आखिरकार कैसे हमें खुद का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अनुमति मिली, क्या वो रीज़न थे, उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए इसके बैकग्राउंड पे मैं आपको लेके चलता हूँ। हम बात करते हैं 1934 की। कब की? 1934। एक नाम आप सभी ने सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, एम एन रॉय। क्या है भैया? एम एन रॉय। एम एन रॉय साहब कौन थे? तो ये एम एन रॉय साहब वही थे जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया इंडियंस के सामने रखा। उसके बाद हम चलते हैं 1935 में। ये सब ईयर्स इंपॉर्टेंट हैं। ये जो 34, 35, 38 आगे आएगा आपका 1940, 1942, 1945 है ना, ये सब ईयर्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में इन ईयर्स को यहाँ पे मेंशन किया है। 1935 में आखिरकार क्या होता है? 1935 में जब कांग्रेस को, है ना, उस टाइम तो कांग्रेस की पार्टी हुआ करती थी भारत में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमें अब अंग्रेज़ों को हमारे देश से बाहर निकालना ही है। जब ये बात उन लोगों ने ठान ली तो कांग्रेस ने फुली डिमांड रख दी ब्रिटिशर्स के सामने, काई की भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कि भैया अब तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, हमें हमारा खुद का इंडिपेंडेंट संविधान, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। इसी के चलते 1938 में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी इलेक्शंस होंगे या फिर जो मेंबर्स होंगे वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनेंगे, उसके बारे में बात रख दी। उन्होंने कहा कि जो भी मेंबर्स होंगे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्वॉल्व हो सकेंगे। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, तो चलिए एक नज़र इस पर भी। ये रही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में कुछ डिटेल्स। तो हमारे संविधान में, इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 326 में साफ तौर से ये लिखा गया है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज द बेसिक इलेक्शंस टू द ऑल लेवल ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। The universal adult franchise refers that all citizens who are 18 years and above. This is very important. This is very important. मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ये कहा गया कि संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो भी इलेक्शन होंगे उसमें 18 साल से ज़्यादा के जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, 18 ईयर्स एंड अबोव इंडियन सिटीजन्स असेंबली के मेंबर चुनकर आएंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का जो इलेक्शन होगा वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर होगा। इतनी सी यह बात थी। ये था आपकी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। चलिए वापस हम चलते हैं इसके बैकग्राउंड पर। 1938 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करने के बाद हम पहुंचे हैं 1940 में। ये तो सभी को पता होगा कि 1940 में एक अगस्त ऑफर ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में भेजा जाता है। और ये कौन भाई साहब लेके आते हैं, तो उस समय के वाइस रॉय ललित को ये प्रस्ताव अगस्त ऑफर इंडिया में लेके आते हैं। अगस्त ऑफर क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले 1942 में एक और मिशन आ जाता है, इसका नाम है क्रिप्स मिशन। और ये किसकी बात करता है? ये डोमिनियन स्टेटस की बात करता है। क्रिप्स मिशन क्या है, अगस्त ऑफर क्या है, के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। आप सभी को पता है कि 1939 से 1945 के बीच में पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर सेकंड का दौर था। सारे देश कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस वर्ल्ड वॉर सेकंड में इन्वॉल्व थे। और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन तो पूरी सुप्रीम पावर से सबसे आगे इस वर्ल्ड वॉर में एक हिस्सेदार था। ब्रिटेन के सामने जब इंडियंस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रस्ताव रखा
तो ब्रिटिशर्स ने सोचा ये एक अच्छा मौका है कि इंडियंस को हम अपने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो हमारे एफर्ट्स हैं उसमें सपोर्ट करने के लिए एक प्रस्ताव भेजें, एक ये शर्त रखें कि ताकि इंडियंस हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सपोर्ट करें और इसी के बदले हम उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन दें, जिसकी वजह से 1940 और 1942 में अगस्तोफर एंड क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। ये अगस्तोफर और क्रिप्स मिशन जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में भेजा गया था, ये इंडियंस को बिल्कुल भी नागवारा महसूस हुआ और उन्होंने इस दोनों मिशंस को रिजेक्ट कर दिया कि भैया हमें आपका ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, ये दोनों प्रस्ताव मंजूर नहीं हैं, हम इस पे अनुमति अपनी जाहिर नहीं करते। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट ईयर जो हमारा सामने निकल के आता है वो है 1946। क्या है 1946? 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है इंडिया के अंदर। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। और ये मिशन क्यों हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इतना इम्पोर्टेंट साबित हुआ? चलिए कैबिनेट मिशन पे एक नज़र डालते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी कि कैबिनेट मिशन 1946 में आया। ये डेट तो आपको याद ही करना पड़ेगी, इंपॉर्टेंट डेट से, इंपॉर्टेंट ईयर है कि कैबिनेट मिशन कब आया। कोई भी एग्जाम इसे डायरेक्ट पूछ लेता है, व्हेन वाज कैबिनेट मिशन कैम इन इंडिया, तो आपको आंसर टिक करना है इन द ईयर 1946। अब कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस थे कि कैबिनेट मिशन को भेजा गया, और कैबिनेट मिशन भारत में किसके द्वारा आया, इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया? तो 3 लोग थे, 3 भाई साहब थे। असल में ये लोग कौन थे? ये कैबिनेट ऑफिशियल्स थे। देयर आर कैबिनेट ऑफिशियल्स जिनके द्वारा ब्रिटेन ने ये मिशन इंडिया में भेजा, इसलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन पड़ा। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। पहला नाम है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सेकंड नाम सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये वही क्रिप्स भाई साहब हैं जो कि 1942 में क्रिप्स मिशन लेके आए थे। इनको फिर चेन नहीं मिला, ये फिर 4 साल बाद 1946 में कैबिनेट मिशन लेके आ गए, पर इस बार ये भारत के हित में लेके आए थे। पिछली बार तो ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे जो कि इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया था, बट कैबिनेट मिशन इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियरी था। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों मिशन भारत में क्यों आया। हालांकि अभी हम जानते हैं कि थर्ड जिनका ब्रिटिश ऑफिशियल था उसका नाम था एवी एलेक्जेंडर। किसी भी एग्ज़ाम्स में, या आप MPPSC को ले लें, या कोई भी स्टेट PCS को ले लें, या UPSC को ले लें, या फिर SSC या कोई भी एग्ज़ाम्स में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। आपको 4 ऑप्शन, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इसके 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में एक जगह आपको इन 3 मेंबर्स में से एक का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, और क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि इनमें से कौन सा मेंबर कैबिनेट मिशन का मेंबर है। 3 आपके रहेंगे गलत और उसमें से एक रहेगा सही। तो इसलिए ये तीनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर। याद करना कोई मुश्किल नहीं है, 2-4 बार आप इसको रिवीजन करेंगे या फिर इसको देखेंगे तो आपको वैसे ही ये याद हो जाएगा। तो कैबिनेट मिशन इंडिया में क्यों आया, उसके बारे में ये रीज़न था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड का दौर था। ब्रिटेन कहीं ना कहीं बहुत पीक पे था। उसी दौरान क्या हुआ, एक तरफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड का दौर था और दूसरी तरफ ब्रिटेन के अंदर इंटरनल गवर्नमेंट इलेक्शन जारी थे। इस इलेक्शन में 2 पार्टीज थीं, एक का नाम था लेबर पार्टी, दूसरे का नाम था लिबरल पार्टी। क्या नाम था? एक पार्टी थी लेबर पार्टी, दूसरी पार्टी थी लिबरल पार्टी। ये जो लिबरल पार्टी थी ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी थी और काफ़ी साल से ब्रिटेन में इन्हीं की गवर्नमेंट थी। पर 1945 में क्या होता है, हिस्टोरिकल एक चीज़ ब्रिटेन में देखने को मिली कि 1945 के जो इलेक्शंस थे वो लेबर पार्टी जीत जाती है, और इस लेबर पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि ब्रिटेन किसी और कंट्री को अपने अधीन लेके उसके ऊपर राज करे। एक फैक्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पड़ा, और दूसरा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो ब्रिटेन की पावर थी कहीं ना कहीं वो कम हो गई, और बड़े बड़े UN देशों ने ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आपके अधीन जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, उनको आप तुरंत में रिलीज़ करें। तो यही एक रीज़न था कि जिसकी वजह से आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1935 ईयर कैबिनेट मिशन कैम इन इंडिया इन द ईयर 1946। और लेके कौन लोग आए थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी एलेक्जेंडर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं? चलिए इसी कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमें समझ में आया कि क्या बैकग्राउंड्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, किस तरीके से बनी। तो कैबिनेट मिशन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका ईयर 1946 इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। पहली मीटिंग आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि जब ये 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो इसमें टोटल 211 मेंबर्स थे। तो कितने मेंबर्स थे? 211 मेंबर्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन फाइनली ये डिसाइड होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल सीट्स 389 होंगी। कितनी रहेगी? 389। ये 389 सीट्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड थी। एक तो था प्रिंसली स्टेट, दूसरा था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस। 93 सीट्स आउट ऑफ 389 प्रिंसली स्टेट को दे दी गई और 296 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को दे दी गई। अब ये 296 भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड थी। एक था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस खुद और दूसरा था चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में 292 सीट्स आई, चीफ कमिश्नर प्रोविंस को 4 सीट्स दे दी गई। अब अगर कोई आपसे पूछे कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस 4 कौन कौन सी थी, तो उनके नाम हैं दिल्ली, अजमेर, बलोचिस्तान और कुर्ग। क्या नाम है? दिल्ली, अजमेर, बलोचिस्तान और कुर्ग। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कि कितनी चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी, तो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी। कौन कौन सी थी? तो दिल्ली, अजमेर, बलोचिस्तान और कुर्ग। टोटल सीट्स कितनी थी? 389 सीट्स थी। प्रिंसली स्टेट को कितनी सीट्स दे दी गई? 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट के पास थी, 296 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के पास थी, जिसमें से 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस की थी। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और कि प्रिंसली स्टेट की जो सीट्स थी वो नॉमिनेटेड सीट्स थी, यानी प्रिंसली स्टेट से जो भी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनता था वो या तो किसी राजा या किंग के द्वारा नॉमिनेटेड होकर ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आता था। बट ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में जितने भी मेंबर्स थे वो सब इलेक्टेड मेंबर्स थे, यानी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स आते थे वो बाय इलेक्शन आते थे। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स निकल के आते हैं कि प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया प्रोविंस के जो मेंबर थे वो इलेक्टेड मेंबर्स थे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स हुआ करते थे क्या वो इलेक्टेड मेंबर्स थे, क्या वो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, तो आपको ये बताना होगा कि वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों थे। क्या थे? बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स। आपके एग्जाम्स में कैसा सवाल आएगा? आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि ऑल द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से गलत हुआ ना, कि ऑल द मेंबर्स तो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है, ओनली 292 मेंबर्स आर इलेक्टेड, बट 93 मेंबर्स हु आर बिलोंग टू प्रिंसली स्टेट वर नॉमिनेटेड थ्रू किंग्स। इतनी बात समझ में आई कि आपको क्या बोलना है कि ना ही सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स थे और ना ही सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स बोथ दोनों तरीकों के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। एक क्वेश्चन ये आता है कि टोटल सीट्स कितनी थी, तो आपको याद रखनी है 389 टोटल सीट्स थी और ये 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट, 292 सीट्स ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और 4 सीट चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो कि दिल्ली, अजमेर, बलोचिस्तान और कुर्ग। इतना समझ में आया? तो हम आगे चलते हैं। अब ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो डायरेक्ट वन लाइनर जो फैक्ट होते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के यानी संविधान सभा के, वो सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे। अब यहाँ पे एक सवाल ये आ जाता है, क्या वो परमानेंट थे? तो नहीं, वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। कौन थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट। तो दूसरा सवाल ये आता है, तो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? तो परमानेंट प्रेसिडेंट है हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली हु वर इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद और टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। एग्जामिनर भी आपको ये मेंशन जरूर करेगा कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट या परमानेंट प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, और ब्रैकेट में टेम्परेरी या परमानेंट। अगर टेम्परेरी प्रेसिडेंट आपको नजर आता है तो वहाँ पे आपका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर परमानेंट मेंबर उसमें लिखा होता है तो आपका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। इसी के बाद दूसरे फैक्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ये काफ़ी बड़ा नाम है। संविधान का नाम जब भी हमारे भारत में संविधान का नाम दिया जाता है तो इनका नाम ज़रूर याद किया जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनको कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई। देन सेकेंड अनदर फैक्ट जो हमें नज़र आ रहा है वो है BN राव। BN राव साहब कौन थे? तो BN राव साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र थे। कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र। ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में से डायरेक्ट दे देगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरे साथ एक बार और आप लोग रिपीट कर लो, शायद आपको यहीं पे याद हो जाए कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। और राजेंद्र प्रसाद कौन थे? वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली थे हु वर इलेक्टेड। राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर। एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली BN राव। ठीक है,
चलिए आगे कुछ और फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बारे में। किसके बारे में? इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बारे में। अब ये मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 2-4 बार इस वीडियो में पहले भी बताया है कि सबसे पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्योंकि ये पहली मीटिंग थी इसलिए भी ये एक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट मीटिंग आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946। देन उसके बाद 10 दिसंबर को दूसरी मीटिंग थी, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने उसको स्किप करके थर्ड मीटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं 11 दिसंबर 1946। अब ये 11 दिसंबर 1946 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थर्ड मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तीसरी मीटिंग जो कि 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, इसी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। इतनी बात समझ में आई? एक बार और रिपीट करता हूं कि थर्ड मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तीसरी मीटिंग जो कि 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, इसी मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम इसके फिफ्थ मीटिंग पर जो कि 13 दिसंबर 1946 में हुई। ये भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट मीटिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि फिफ्थ मीटिंग को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रियम्बल का प्रस्ताव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा था। प्रियम्बल आप सभी जानते होंगे हमारे संविधान का सबसे मूल रूप हिस्सा है। संविधान को हम जब भी पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ही पेज पर, सबसे के फ्रंट पेज पे आपको प्रियम्बल नजर आता है, जो कि साफ साफ उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इस तरीके से प्रियम्बल स्टार्ट किया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व, इस तरीके से आपने प्रियम्बल को रीड करा होगा और प्रियम्बल भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रियम्बल का प्रस्ताव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान में कब रखा गया? तो फिफ्थ मीटिंग में जो कि 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। किसके द्वारा ये रखा गया? तो ये रखा गया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये तो प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को, बट आगे चल के नेक्स्ट ईयर 22 जनवरी 1947 में, कब? 22 जनवरी 1947 में प्रियम्बल को क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये 2 तारीख आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि फिफ्थ मीटिंग में जो कि 13 दिसंबर 1946 में हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रियम्बल यहाँ पे प्रियम्बल का प्रस्ताव रखा गया था और उसी प्रियम्बल को नेक्स्ट ईयर 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, इतनी चीज़ आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। एक बार और हम इसको रिपीट कर लेते हैं, एक बार और हमारा रिवीजन हो जाएगा कि पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। थर्ड मीटिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है जो कि 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। इस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था। फिफ्थ मीटिंग में हमारा प्रियम्बल रखा जाता है 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और नेक्स्ट ईयर 22 जनवरी 1947 में क्या होता है? प्रियम्बल एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये नीचे भी आपके लिखा है, प्रियम्बल एक्सेप्टेड इन द ईयर 1947, 22 जनवरी 1947। ठीक है, देन अनदर फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1949 26 नवंबर को हमारे संविधान को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसलिए हर साल 26 नवंबर को हमारे देश में, हमारे भारत देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए इसी ही आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे पास बचे हैं, वो भी आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिए जाए। ये देखिए, हमने अभी बात करी थी हमारी फर्स्ट मीटिंग की, थर्ड मीटिंग की और फिफ्थ मीटिंग की। ये तीनों मीटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों थी, इसके बारे में हमने बात करी। देन हमारी एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पे हमारे सामने निकल के आती है और वो है लास्ट मीटिंग। क्या है? लास्ट मीटिंग। और ये इंपॉर्टेंट 2 रीज़न से हो जाती है, क्योंकि ये लास्ट मीटिंग है इसलिए भी ये एक इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट मीटिंग कब हुई? 24 जनवरी 1950 को, बिफोर 2 डेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक। कब? 24 जनवरी 1950 में। और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हुई? आप सभी को इस बात की नॉलेज होगी कि जन गण मन हमारा देश का क्या है? नेशनल एंथम है। और इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली लैंग्वेज में लिखा था। तो लास्ट मीटिंग में क्या होता है कि जन गण मन को हिंदी में ट्रांसलेट करके, किसमें? हिंदी में ट्रांसलेट करके हमारे देश का एज अ नेशनल एंथम एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एडॉप्ट कर लिया जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकेंड, इसमें वंदे मातरम, इट इज़ ऑल्सो एडॉप्टेड एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई
कि 24 जनवरी 1950 में लास्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे देश का नेशनल एंथम जो कि जनगण मन था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली लैंग्वेज में लिखा था, उसको हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमारे देश का एज अ नेशनल एंथम एडॉप्ट कर लिया गया था। उसी के साथ वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग भी एडॉप्ट कर लिया गया था। तो ये दो बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। इसको तो शायद आप लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग तो शायद ही कोई भूले, ये तो हमेशा हर भारतीय को याद रहता है। तो बस एक चीज़ याद रखनी है कि 26 जनवरी जब हम मनाते हैं उसके 2 दिन पहले ही हमारे नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को, इंडिया के नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट कर लिया गया था इन द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 24 जनवरी 1950। देन उसी के बाद 26 जनवरी की बात आपके सामने है, जो कि अपन ने अभी बात करी कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी तारीख को, इसी दिन में कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट हुआ तो हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अब हालांकि क्या शेड्यूल्स इंक्रीज़ होकर 12 हो चुके हैं और आर्टिकल्स तो टाइम टू टाइम अमेंड होते रहते हैं और पार्ट्स मेरे ख्याल से 22 ही हैं। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो 284 पर्सन उस टाइम के 284 पर्सन्स ने हमारे संविधान के ऊपर साइन किए थे जब ये इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। एक बार और हम इसको रीड कर लेते हैं, तो आप मेरे साथ साथ एक बार रिपीट कर लीजिए, शायद आप सभी को इसी क्लास में ये याद हो जाए कि लास्ट मीटिंग हमारी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस लास्ट मीटिंग में, संविधान सभा की लास्ट मीटिंग में, हमारे देश का नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट कर लिया गया था, जो कि 24 जनवरी 1950 में हुई थी। और 26 जनवरी को, जो कि भारत में रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था विद 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीट हो जाती है। ये जितने भी फैक्ट हैं, आप इसको मतलब करीबन 2-4 बार अगर रिवीजन करें तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये फैक्ट याद हो जाएंगे। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इन सभी को आपको याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए, ऐसे ही कुछ नई और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।